नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी से सीरीज़ में। और आप सभी ने कल वाला चैप्टर देखा होगा। कल हमने चैप्टर जो कंप्लीट किया था वो था स्वतंत्रता संग्राम में राज्य समाचार पत्रों का योगदान। और उसके बाद जैसे मैं हमने ख़त्म किया था, मैंने बोला था इस चैप्टर में एक चीज़ और दी गई है, वो है उत्तराखंड इतिहास विशिष्ट शब्दावली। और इसी के साथ ही दिया गया है जो माप जो अन्य और जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हो गया भंडारण, अन्न भंडारण वाली चीज़ें हो गई, माप तोल वाली पद्धतियाँ हो गई, तो उन सभी को दिया गया। इसको हम करेंगे दूसरे चैप्टर में। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर कल देखेंगे पृथक राज्य के मांग आंदोलन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और इसके अलावा आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप एक दिन में दो वीडियो डालो। आप एक बात बताओ, आप में से कुछ लोग 2 वीडियो देख लेंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ 1 वीडियो देख रहे होंगे ना, वो उसका फिर रिवीजन भी कर रहे होंगे, प्रॉपर पिछला भी पढ़ना है। और वैसे भी इस टाइम पे आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, जितना हो सके रिवीजन करो। वही चीज़ अभी चल रही है वर्तमान में, तो एक एक चैप्टर करते हैं, भले ही देर में होगा कोई बात नहीं, है ना। तो बाद के लिए जो एग्जाम्स है उनके लिए भी तो हो जाएगा ना। अभी तो ठीक है, चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रहा है जितना जितना चैप्टर यहाँ से हो रहा है, ऐसा थोड़ा है कि आप सिर्फ इसी में बेस्ड हो गए, ऐसा नहीं है ना। आप लोग घर में भी तो पढ़ रहे होगे, बस इसी बात का ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा आपको सिर्फ एक एक लेक्चर देखना है। अब क्या फ़ायदा जब हमने 4-5 लेक्चर देख लिया और उसमें बस एक लेक्चर भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि आप कमेंट में रिप्लाई नहीं देते हो। मैं आपको वीडियो में रिप्लाई दे देती हूँ ना, इसलिए मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, कुछ के मैं रिप्लाई दे भी देती हूँ, जैसे अगर आप पीडीएफ के लिए पूछते हैं। हाँ, पीडीएफ मैंने इसकी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से देख लेना। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड इतिहास विशिष्ट शब्दावली का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक बार में मुझे नहीं लगता, मतलब थोड़ा टफेस्ट होगा ये याद करने में, लेकिन आपको 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखनी है, आपको याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने ना कुछ ट्रिक्स भी इसको याद करने के लिए बनाई है, तो आपको भी बताऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले थात प्रश्न आएगा, थात क्या है। तो थात क्या है, भूमि को थात कहा जाता था। थातवान किसे कहा जाएगा फिर, थातवान यानी कि जिसकी भूमि है। तो थात भूमि है, तो थातवान कौन होगा, जिसकी भूमि है, तो थातवान। अब देखो खैकर, तो खैकर कौन होता है, थातवान के स्थायी कृषक। देखो, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, यानी कि जो परमानेंट कृषक है ना उस भूमि के, तो थातवान के स्थायी कृषक जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे खैकर कहा जाता है। आगे है सिरतान। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भूमि है, ये भूमि है आपके पास, ठीक है, आप ये आपकी भूमि है और आप यहाँ नहीं रहते हैं। आपने इसको क्या किया, या तो लीज पे दे दी या फिर किराए पे दे दिया आपने इसको किसी को। आपने जब इसको किराए पे दिया तो उसने आपको क्या किया, इसका कुछ एक किराया देता था ना, वो आपको कृषक था वो। तो जो इसका आंसर यही है, यहाँ पे यही है। फिर जो ये आपको किराया दे रहा है ना, इसे ही सिरतान कहा जाता है। अब देखो कैसे, देखो, कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता है, इसे सिरती की संज्ञा दी गई है। बस यही है, सिरती किसे कहा गया है, जो भूस्वामी को जो है किराए के तौर पर वहां पे काम करता है ना, जो वो क्या करता है, वार्षिक भोगी है भाई वो, तो है ना, तो वो क्या करता है, किराया देता है, तो उसे सिरती कहा गया है। संज्ञा उसकी सिरती है, उसे सिरतान भी कहा गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा थात के बारे में। थात भूमि है, थातवान भूमि स्वामी है, खैकर है कृषक, स्थायी कृषक जो होता है, और सिरतान क्या है, सिरतान है एक तौर पे इसे कह सकते हैं अस्थायी कृषक, जो क्या वो करता है, जो भूस्वामी होता है यानी कि थातवान जो होता है, उसको क्या देता है, उसको देता है, वो क्या देता है, किराया देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ेंगे। अब देखो, कमीर, सयाना और बूढ़ा, ये आपको पता होगा ये कौन है, गांव के राजस्व एकत्र करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कमीर कहाँ कहा जाता था, सयाड़ा कौन कहते थे और बूढ़ा कौन कहता था, तो आप इसका आंसर थोड़ा सा मुझे लगता है टफ पड़ेगा आपको। अब देखो, आप एक स्टोरी सुनो पहले। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको उसका उत्तर चाहिए, तो उत्तर कौन देगा, सयाने लोग देंगे ना, बड़े लोग देंगे, यानी कि सयाने लोग देंगे। ठीक है, अब यहां से आपने क्या याद किया, देखो, जो उत्तर गढ़वाल है ना, उत्तर गढ़वाल वाला जो इलाका है, वहां पे सयाना कहा जाता है ये भू राजस्व एकत्र करने वालों को। इससे फिर आपको सब याद हो जाएगा। देखो, गांव के राजस्व एकत्र करने का काम दक्षिण गढ़वाल में कमीण, तो दक्षिण गढ़वाल में कौन करते हैं, कमीण करते हैं, आपको याद करना है ये। उत्तर गढ़वाल में मैंने आपको बोला, उत्तर कौन देगा, जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा, सयाने लोग देंगे, यानी कि सयाना। तो 2 चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट हुई। पहला, दक्षिण गढ़वाल में कमीण कहा जाता है, जो क्या करते हैं, राजस्व एकत्र करते हैं। उत्तर गढ़वाल में सयाना कहा जाता है, अभी मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया। आगे है जो भोटिया लोग हैं वो बूढ़ा या थोकदार उसे कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और देखो, दक्षिण कह सकते हो ना आप, दक्षिण कमीण, उत्तर सयाना और बूढ़ा भोटिया, थोकदार भी से कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया गया है, कमीर, सयाना और बूढ़ा, ये कौन होते थे, गांव का राजस्व एकत्र करते थे। और कमीर कहते थे दक्षिण गढ़वाल में, सयाना कहते थे उत्तर गढ़वाल में, और बूढ़ा कौन कहते थे, भोटिया लोग। कंप्लीट, आगे देखेंगे। अब देखो, चुपटोला,
चुपटौला क्या होता है, छोटे से छिद्र आपने देखे होंगे जब आप जंगलों में जाते हैं कहीं, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि छोटे जल छिद्र होते हैं जिसका उपयोग चरवाहा और मवेशी करते हैं, चरवाहा व मवेशी करते हैं। ठीक है, तो चरवाहा और मवेशी किसका उपयोग करते हैं, जो है चुपटौला का। और चुपटौला क्या होता है, छोटे से जल छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा जंगलों में छोटे छोटे जल छिद्रों से धारा बहती रहती है ऐसी, उसे चुपटौला कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गूठ या विष्णुप्रति। विष्णुप्रति या गूठ क्या होता है, देखो जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के राजस्व के लिए उपयोग होती है। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि जो भूमि मंदिरों को दान में दी जाती है उसे गूढ़ भूमि कहते हैं, आपने देखा होगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है, रखरखाव के राजस्व के लिए प्रयोग होती है, वो ये कि दान में दे दी गई है मंदिरों के लिए, तो उसे गूढ़ भूमि या विष्णुप्रति भूमि भी कहा जाता है। आगे देखेंगे सदाव्रत। अब देखो सदाव्रत क्या होता है, वह अनुदान यानी कि उस प्रकार का दान जो धर्मार्थ कार्य यानी कि धर्म के कार्य के लिए उपयोग होता है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता है। और ये देखो सबसे पहले ये सदाव्रत क्या है, एक जो है धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान है। और इसमें क्या होता है, तीर्थ यात्रियों के लिए क्या होता है, भोजन व्यवस्था। आपने देखा होगा लंगर कह सकते हैं इसे, या फिर भंडारा, ये सब जो होता है सदाव्रत के उस टाइम पे उसको सदाव्रत कहते थे प्राचीन, उसमें यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फेरा भात और एक है भात बाकरो। ठीक है, भात बाकरो। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे फेरा भात के बारे में। देखो फेरा भात क्या होता था, पहले स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी ये थी कि जब मध्यकालीन कुमाऊं था ना, तो मध्यकालीन कुमाऊं में क्या होता था, जो शासक होते थे वो दौरा करते थे, और दौरे के समय क्या होता था, जो वहाँ के निवासी थे ना, उन्हें खाद्य सामग्री जो है सुलभ करनी होती थी इसके लिए, और इसके अंतर्गत तो वहाँ पे क्या होता था, उनसे एक कर लिया जाता था, उसे फेरा भात कहा गया। यही है इसमें। और कर्मचारी इस दौरे पर जाते थे तो भी यही होता था, उनसे कर लिया जाता था, और वो कर एक प्रकार से खाद्य सामग्री सुलभ कराने के लिए होता था, और फेरा भात जिसे कहा जाता था। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो क्या है फेरा भात क्या है, यह मध्यकालीन कुमाऊं में शासकों के द्वारा दौरे पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। अब आपको समझ में आया, जो शासक थे ना, उनके जो कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, दौरे पर जाते थे, है ना, और इसके अंतर्गत वहाँ निवासियों के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, खाद्य सामग्री सुलभ करानी होती थी, जिसे फेरा भात कहा गया। यही है जो शासक है, अब शासक तो अब देखो ना, कई बार क्या होता है कि देखा होगा आपने, पीएम थोड़ी ना हर जगह जा रहे होते हैं, सीएम थोड़ी ना हर जगह जा रहे होते हैं। कई जगह क्या होते हैं, कोई अधिकारी चले गया या फिर कोई मिनिस्टर चले गया, है ना। बड़े बड़े अधिकारी की जगह कभी कभी क्या होता है, छोटे अधिकारी को भेज दिया जाता है कि आप जाके वो काम देख लो। तो वही है, जो शासक होते हैं उनके जो कर्मचारी होते थे, है ना, तो उनके जो कर्मचारी जाते थे तो उनके लिए खाद्य सामग्री सुलभ करानी होती थी, तो उस टाइम पे जो वो कर देते थे उसे क्या कहा जाता, फेरा भात कहा जाता था। आ गया होगा समझ में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फेरा। तो फेरा किसने लगाया, कर्मचारियों ने। किसके, शासक के। शासक भी आते थे दौरे में, ऐसा नहीं कि प्रॉपर उसी के बारे में है। तो शासक, कर्मचारी आते थे, दौरे पे आते थे, उनको जो है एक प्रकार का कर देना होता, उसे फेरा भात कहा गया। ठीक है, आगे देखेंगे भात बाकरो। अब देखो भात बाकरो क्या है। भात बाकरो में क्या होता था, जो खेतीहार प्रजा होती थी, यानी कि जो खेती करते थे ना, उन लोगों से एक प्रकार का कर लिया जाता था। उसमें उनसे बकरी हो गई, चावल हो गए, जो वो अनाज उगा रहे हैं उनसे वो लिया जाता था, उसे भात बाकरो कहा गया। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, यह मध्यकालीन कुमाऊं के शासकों द्वारा खेतीहार प्रजा पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था। इसके अंतर्गत क्षेत्र के कृषकों से दाल, चावल, नमक, घी एवं बकरा लिया जाता था। अब आ गया होगा समझ में। अब देखिए गंगनाथ देवता, इसमें स्पेशली अल्मोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुमाऊं के हर घर में, हर गांव में इन्हें पूजा जाता है। ठीक है, स्पेशली गढ़वाल नहीं है, मैं अपने उससे बता रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता। हमारे वहाँ भी पूजा जाता है, नैनीताल में पड़ता है मेरा गाँव, उखलकांडा ब्लॉक में, तो हमारे वहाँ भी पूजा जाता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, और हमारे हर गांव में, उखलकांडा ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, हर गांव में गंगनाथ को पूजा जाता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि क्यों ही लिखा है। लेकिन कुमाऊं, इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कुमाऊं के हर घर में पूजा जाने वाला, है ना। तो कुमाऊं के हर घर में पूजा जाने वाला कौन सा है, गंगनाथ देवता। ठीक है, आगे देखेंगे। अब है सौड़ी शेर। अब देखो सौड़ी शेर क्या है, सौड़ी शेर देखते हैं। तो सौड़ी शेर क्या है, यहाँ पे टिहरी राज्य के शासनकाल में, जब टिहरी राज्य का शासनकाल था उस समय में वसूला जाता था ये कर। और ये क्या होता था, प्रत्येक बुआई हुई जो गाय भैंस होती थी, प्रतिवर्ष उनसे सवाई शेर के हिसाब से वसूला जाता था। तो सवाई शेर के हिसाब से बुआई हुई गाय भैंस को जो है भैंस के हिसाब से उनसे जो क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो सौड़ी शेर से आप समझ में आया क्या हुआ, सौड़ी शेर से ये होता था, ये उनसे लिया जाता है जिनके पास जो बुआई हुई उनके पास गाय भैंस हैं, पशुओं से रिलेटेड था, और इसमें प्रतिवर्ष उनसे सवाई शेर के हिसाब से उनसे जो है कर वसूला जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे।
हरनियाल। तो हरनियाल क्या, देखो मध्यकालीन कुमाऊं का एक दंड व्यवस्था थी। तो जो हरनियाल था ये मध्यकाल का जो कालीन जो कुमाऊं था उस टाइम पे एक दंड व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था, शारीरिक दंड का 1 रुपया, तो यानी कि यह शारीरिक दंड का 1 रुपया जिसमें लकड़ी के एक भरी गट्ठी के बीच में फाड़ दिया जाता था और दंडित व्यक्ति के पाँव को उसमें फंसा दिया जाता था। अब सोचो ये लकड़ी है ना, मैं बताती हूँ आपको, ये लकड़ी है, इसको हमने काट दिया तो ऐसी सी हो जाएगी, छिल दिया उसको, अगर कोई इसमें पैर रखेगा तो सोचो कितना दर्द होगा, उसके जो नुकीले पार्ट है उस पर चुभ जाएंगे। तो इस तरीके की सजा थी ये। तो यहाँ पे यही दिया गया है, हरनियाल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मध्यकालीन कुमाऊं में दंड व्यवस्था से एक शारीरिक दंड का 1 रुपया, जिसमें ये 1 रुपया क्या है आई डोंट नो क्यों लिखा है, ठीक है, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सुना है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लकड़ी के एक जो भारी गट्ठा होता था उसके बीच में फाड़ दिया जाता है और दंडित व्यक्ति को उसके पाँव बीच में फंसा दिए जाते थे। आप सोचो कितना पीड़ा हो रहा होगा उसको, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब एक घर प्रधान। देखो घर प्रधान क्या होता था, सबसे पहले इसको बारे में बताती हूँ। देखो घर प्रधान वो होता था, कोई कृषक है ना, कोई एक क्षेत्र है, उसमें जो स्थायी जितने भी स्थायी कृषक होते थे, स्थायी कृषक को क्या कहा जाता, खैकर कहा जाता था, है ना, स्थायी कृषक को। तो जितने भी किसी गांव में जिसमें सभी जो है खैकर है, जिसमें जिसमें सभी स्थायी कृषक हैं, उन्हें घर प्रधान कहा जाता था। अब देखो इसमें लिखा होगा जिसमें कोई अस्थायी नहीं हुआ, तो वही है घर प्रधान। क्या होता था, देखो उत्तराखंड के मध्यकालीन भू प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे गाँव के प्रतिनिधि को घर प्रधान कहा जाता था। देखो ऐसे गांव के प्रतिनिधि को घर प्रधान कहा जाता था जिसके क्षेत्र में सभी कृषक जो है खैकर हैं। खैकर मैंने आपको अभी बताया था, मात्र खैकर हैं। खैकर कौन होता है, थातवान के स्थायी कृषक। तो थातवान के स्थायी कृषक जो होते हैं उन्हें खैकर कहा जाता है। अब जिस गांव में सभी क्या होंगे, खैकर होंगे, सब स्थायी कृषक होंगे, तो वहां पे जो उनका वो होगा ना, भू प्रबंधन करने वाला, यानी कि जो उनका जो प्रतिनिधि, जैसे सयाड़ा लोग होते थे ना, तो उनका जो प्रतिनिधि होगा उसे घर प्रधान कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हलिया। अब देखो आपके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं और आपने किसी को काम करने के लिए, हल जोतने के लिए बुलाया है, तो जिसको बुलाया ना आपने, जिसको नियुक्त किया है, उसे हलिया कहा गया है। तो ये लिखा है कि बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिये को नियुक्त करते हैं और हलिया वही है। ठीक है, आगे देखेंगे संजायत भूमि। आपने देखा होगा अगर एक फैमिली है, उसमें उसके चाचा ताऊ सब हैं, उनके भी बच्चे बुच्चे सब हो गए हैं, ठीक है, इनके भी बच्चे बच्चे हो गए हैं, इनके भी बच्चे बुच्चे हो गए हैं, शादीशुदी हो गई है, तो ये लोग साथ में रह रहे हैं, इनका भी बंटवारा नहीं हुआ, जैसे क्या कहते हैं, समझायत कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हम अभी समझायत में रह रहे हैं, यानी कि उनका परिवार भी समझायत है, भूमि भी समझायत है, सब समझायत है, यानी कि जिसका बंटवारा ना हुआ हो उसे समझायत कहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है, वह भूमि जिसका बंटवारा न किया गया हो, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासी या फिर कुछ परिवारों के लिए हो। कुछ परिवार आप समझ गए ना, 2-3 परिवार, 5-6 परिवार एक ही में है सब, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संजायत भूमि कहा जाता है। आगे देखेंगे गुल। जो खेतों में सिंचाई के लिए छोटी नहर जो उपयोग होती है उसे गुल कहा जाता है। और नौला। देखो नौला क्या होता है, भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे, पहले बनाए जाते थे, अब वर्तमान में नहीं बनते हैं, और वर्तमान में बन भी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पहले की तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके के पहले थे काफ़ी अच्छे। देखो इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक, इस सब में पानी पूनी होता है, इसमें इवन ये भी बताते हैं कि सांप भी होता है एक हरे कलर का। आप लोगों के वहाँ होता है नहीं होता, मतलब मैंने तो देखा है ना। और वो सांप तब आता था ना, उस जिस नौले की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे पहाड़ में था मेरी नानी के घर पे, तो उसमें ना वो तब आता था, हरा सांप हरे कलर का था वो, छोटा सा, वो तब दिखता था जिस दिन बारिश होगी, और जिस दिन वो किसी को दिख गया तो लोग कहते थे आज बारिश हो गया, उस दिन होती भी थी। तो ऐसा कुछ सीन था। तो इस तरीके के जो जल स्रोत होते हैं ना, प्राकृतिक जल स्रोत हैं ये, बस इन्हें पहले बनाया करता था, लेकिन जो ये पानी आ रहा है तो प्राकृतिक तौर से आ रहा है ना, तो वही है नौला, इसे ही कहा जाता है। तो भूमिगत जल स्रोत जो होते थे एकत्र करने का बनाया जाता था। तो भूमिगत जो जल होता है, मैंने आपको बोला, उसको एकत्र करने के लिए पहले के टाइम पर बनाया जाता था, सीढ़ीनुमा आकार के होते थे। ठीक है, ऐसे। चलो आगे देखेंगे। खाल। प्रश्न आया था चाल खाल किससे जुड़ा हुआ है, एक बार आपने देखा होगा, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये जल संरक्षण से, वर्षा के जल संरक्षण से खाल जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे धारा। अब आपने देखा होगा जब पहाड़ चोटियां आप देख रहे होते, पतली पतली से धाराएं बह रही होती है जिसमें पानी आ रहा होता है, तो उसे धारा कहते हैं। यही दिया है इसमें कि पेयजल के जो है सामान्य स्रोत होते हैं, तो पेयजल के सामान्य स्रोत होते हैं ये घाटियों चोटियों आदि जगह पर अधिकतर पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाए जाएंगे। अब देखो घराट क्या होता है, पंचक्की या फिर आटा पीसने वाली चक्की को घराट कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। थोकदार। थोकदार क्या होता है, देखो राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व या वित्तीय अधिकारी को कहा जाता था। देखो ये राज्य हो गया, राज्य, और ये प्रधान हो गया, ठीक है, प्रधान, ठीक है। तो प्रधान और राज्य के मध्य जो वित्तीय अधिकारी होता था उसे थोकदार कहा जाता था। ठीक है। अब बेनाब भूमि। बेनाब भूमि और जो केसर हिंद भूमि में आपको अंतर देखना है। देखो जो बेनाब भूमि होती थी ना, ये जो वो वाली लैंड होती थी वो वेस्ट लैंड होती थी, जिसमें जो है इसमें जो है गांव का स्वामित्व होता था,
और केसर हिंदू भूमि वो होती थी, वो बंजर भूमि होती थी जिसमें कभी खेती नहीं हो रही है, लेकिन इसका जो है स्वामित्व के से कभी खेती न की गई हो, इसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास हो। तो देखो है तो ये दोनों बंजर भूमियां हैं, लेकिन केसर हिंद भूमि का जो राजस्व है वो राज्य सरकार के पास है, और जो बेनाब भूमि का है, बेनाब जो भूमि है इसमें भी कभी खेती बाड़ी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो स्वामित्व है गांव स्वामित्व के पास है, इसमें गांव का स्वामित्व है। ठीक है, आगे देखेंगे अट्टा सट्टा। तो अट्टा सट्टा क्या है? विवाह प्रथा है एक प्रकार की। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है अड़वाल। देखो अड़वाल क्या होता है? अड़वाल होते हैं जो धारचूला में पशुओं की रक्षा के लिए एक जनजाति है, उसे अड़वाल कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा अड़वाल क्या है? तो अड़वाल क्या एक जनजाति है, और ये क्या करती है? धारचूला में पशुओं की रक्षा के लिए जानी जाती है। आगे है कुंडाखार प्रथा। कुंडाकार प्रथा क्या होती थी? आपने देखा होगा गम्या पद्धति किसमें फेमस है, ये भी आता है। तो गम्या पद्धति किसमें प्रचलित है? भोटिया में। तो भोटिया व्यापार की पद्धति को गम्या पद्धति कहा गया, और इसे कुंडाखार प्रथा भी कहा जाता है। तो गम्या पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? कुंडाखार प्रथा के नाम से। और कौन लोग करते हैं? भोटिया लोग करते हैं। आगे है कोटाल। तो कोटाल देखो ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था, उसे क्या कहा जाता है? कोटाल कहा जाता था। आगे खसरा। तो खसरा क्या होता है? खसरा और खतौनी, इसे खाता खतौनी भी कहते हैं। खाता खतौनी। ठीक है, तो खाता खतौनी यानी कि जमीन संबंधी लेखा जोखा जो होता है उसे खाता खतौनी कहते हैं। आगे देखेंगे खिल। तो बंजर भूमि के लिए क्या यूज होता है? खिल होता है। आपने देखो इसे कटीली भूमि भी कहा जाता है। कटीली भूमि को और किस नाम से जाना जाता है ना? तो उसे खील कहा जाता है। आगे देखेंगे गौड़ागर्दी। देखो गौड़ागर्दी क्या होता है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चंद्र राजवंश आपने पढ़ा होगा तो देवी चंद और अजीत चंद, देवी चंद की तो हत्या कर दी थी ना इन्हीं लोगों ने, और इनके समय में दो भाइयों का ना बड़ा राज चलता था, वो गुंडागर्दी करते थे अपना, है ना। कहीं ना कहीं एक क्रूर शासक था उनका। तो उनके शासनकाल को क्या कहा गया? गौड़ागर्दी कहा गया। हालांकि यहाँ पे देवी चंद के समय काल को कहा गया है। ये क्यों कहा गया मुझे भी इसका समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप चंद्र राजवंश पढ़ेंगे ना, मैंने आपको इसमें जो चंद्र राजवंश पढ़ा है ना, आप उसमें देखना जरा, मैंने आपको इस बारे में बताया है कि किस तरह से वो दो, जब देवी चंद की हत्या होती है उसके बाद अजीत चंद का समय काल आता है। अजीत चंद और देवी चंद के दोनों के समय काल की बात है। उस टाइम पे दो भाइयों का बड़ा वर्चस्व था, है ना, और क्रूर शासक हो गया था इनका। तो इन्हीं के समय को गौड़ागर्दी कहा गया। कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करते थे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चंपुली। देखो चंपुली क्या होता है? देखो चंपुली होता है शौका जनजाति का लोक नृत्य। तो शौका जनजाति का लोक नृत्य क्या होता है? चंपुली होता है। आगे देखेंगे जरीब। तो जरीब क्या होता है? देखो ब्रिटिश काल में विकेट द्वारा भूमि मापन के प्रयुक्त छड़ होती थी एक जरीब। थर्प। देखो कत्यूरी काल में जो प्रशासक होते उनके प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता है? जो शासक होते थे उनके प्रशासनिक भवन को थर्प कहा जाता था। आगे है पटरंग वाली प्रथा, काफी महत्वपूर्ण, आपने पढ़ी होगी। देखो पटरंग वाली प्रथा क्या है? इंद्रचंद के बारे में जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया उस टाइम पे ऐसा होता था कि आपको बहुत ज़्यादा झूठ फैलाना है, जितना ज़्यादा झूठ आप फैलाएंगे उतना ज़्यादा रेशम का कलर जो है काफ़ी गहरा होगा। तो रेशम रंगने की झूठी प्रथा इंद्रचंद के समय की थी, पटरंग वाली प्रथा जिसे कहा गया। आगे विरुद्धावली। अगर आप किसी की उपाधि दी गई है, उसे उपाधि को ही कहा जाता है विरुद्धावली, यानी कि इसका अर्थ है उपाधि से, विरुद्धावली यानी कि उपाधि। ठीक है, आगे देखेंगे डाकर। अब देखो डाकर क्या है? पहले के समय में क्या होता था ना, यातायात की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? पैदल ही मंडियों में जाते थे और व्यापार करते थे। तो इसे ही ढाकर कहा गया है। देखो क्या लिखा है ढाकर। प्राचीन काल में यातायात के साधन न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के जो निवासी होते थे पर्वतीय क्षेत्र के, वो पैदल ही चलकर मंडी होती थी, मंडियों से व्यापार करते थे, उसे ढाकर कहा गया। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखो आठकर। एक है आठकर, एक है अठवाड़। ये दोनों ही अलग अलग हैं। कैसे हैं देखो। आठकर क्या होता था? युद्ध संबंधी कर जो सेना जो सेना जो होती थी ना, जो ठहरने के नाम पर स्थान पर लिया जाता था, तो ठहरने नामक स्थान पर लिया जाता है, उसे आठ कर कहते थे। आगे अठवाड़। तो अठवाड़ क्या होता है? बलि पूजा का एक रूप होता है। ठीक है, आगे देखेंगे ढंडक। देखो ढंडक क्या होता है? शासक के प्रति जो है जनता का विरोध करने का तरीका। प्रश्न आएगा ढाढ़क क्या होता है? तो शासक के प्रति विरोध जताने का एक तरीका है ढाढ़क। आगे चट्टी। आपने सुना होगा हनुमान चट्टी, फूल चट्टी, है ना। तो ये सब क्या है? उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर, यानी कि अगर कोई यात्रा पे जा रहा है तो उस टाइम पे जो कुछ जगह पे जो विश्रालय होते थे ना, विश्राम करते थे जहाँ लोग, तो विश्रामालय जो होते थे उनको चट्टी कहा गया। जैसे यमुनोत्री में हनुमान चट्टी, और फूल चट्टी भी एक जगह है। आगे देखेंगे साझी व्यवस्था। अब साझी व्यवस्था क्या है? देखो भाबर क्षेत्र में अधेल व तिहाड़ी पर खेती को कहते थे, क्या कहते थे? साझी व्यवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे बिसौदी। अब देखो बिसौदी क्या है? एक प्रकार का बेगार कर है। प्रश्न आएगा बिसौदी क्या है? बिसौदी क्वेश्चन मार्क।
तो बिसौदी क्या है, एक प्रकार का बेगार कर है, ठीक है। और गजार सीमार, आपने देखा होगा जो पहाड़ों में उस भूमि को कहा जाता है जहाँ प्राकृतिक स्रोत से लगातार पानी रिसता रहता है। लोगों को पता नहीं कहाँ से पानी है, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से अगर लगातार किसी जगह से पानी आ रहा है ना, लगातार पानी आ रहा है, तो उसे गजार या सीमार कहते हैं। अब जहाँ भी आपको दिखेगा ना प्राकृतिक स्रोत जहाँ से पानी आ रहा है, लगातार पानी रिसता रह रहा है वहाँ से, उसे गजार सीमार कहना, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। और क्या, और तो कैसे ही याद होंगे ये वर्ड, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप वीडियो और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अन्न भंडारण और माप की पद्धतियाँ। ये भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं आजकल। सबसे पहले देखेंगे तामी के बारे में। देखो तामी पढ़ेंगे, पाथा, ढलोड़ा और दूण, दौड़ भी जिसे कहा जाता है, ढकोला, ढकूला जिसे कहा जाता है, कोड़ा, पिड़ाई और कोठार और खलूटी, ये सब क्या है, अन्न मापन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, यानी कि अन्न मापन की जो पद्धति होती थी उनसे जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं तामी से। तो देखो तामी क्या होता है। मध्यकालीन उत्तराखंड में एक अन्न, यानी कि अन्न को मापने का एक पात्र था, और तदनुसार 2 तामी का एक माड़ा होता था और एक सेर होता था, ठीक है। एक माड़ा या फिर एक सेर, और 2 माड़े की एक कूड़ी होती थी, 2 कूड़ी का एक पाथा होता था और 16 पाथे का एक द्रोण होता था। आया समझ में कैसे? देखो यहाँ पे ये सब दिए हैं, पाथा जिसके बारे में अभी देखा हमने, क्या बोला यहाँ पे, तामी, माड़ा, पाथा, पाथा भी देखा ना, पाथा देखो, पाथा क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पे, द्रोण क्या होता है, द्रोण भी नीचे दिया गया, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि मध्यकालीन उत्तराखंड में अन्न मापन पात्र था, क्या था, तामी, और तदनुसार 2 तामी बराबर एक माड़ा होता था, जिसे सेर भी कहा जाता था, एक सेर, और 2 माड़े बराबर एक कूड़ी होता था, 2 कूड़ी बराबर एक पाथा होता था, और 16 पाथे बराबर एक द्रोण होता था, ठीक है। आगे देखेंगे पाथा के बारे में। तो पाथा यह गढ़वाल में अन्न मापने का एक परिमाण होता था। आगे देखेंगे डलोड़ा और डलोड़ जिसे कहते हैं, यह प्राय रिंगाल से बनता था और अन्न मापन के रूप में प्रयुक्त होता था। आगे है द्रोण, यह उत्तराखंड की प्रचलित अन्न मापन पात्र है, ठीक है। आगे है ढकोला या ढकूला। ढकोला और ढकूला जो होते थे, यह गढ़वाल में खाद्यान्न बीज संग्रह के प्रयोग किया जाता था, यानी कि बीज रखने के लिए, खाद्य सामग्री के बीज को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और ये किससे बना होता था, रिंगाल से बना होता था, इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है। आगे देखेंगे कोंडा और क्वांडा। देखो कोंडा क्वांडा क्या होता है, यह गढ़वाल में खाद्यान्न सामग्री जो है संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये 16 जो डलोना होता है वो 8 द्रोण अन्न में रखा जाता है, और ये प्राय रिंगाल से बना होता है। आप देखना ज़्यादातर जो पहाड़ी खाद्य चीज़ें रखने का होता था ना, या मापन होता था, वो रिंगाल से बने होते थे ज़्यादातर, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, कई बार आ भी सकता है ना। तो आगे है पिड़ाई। तो पिड़ाई क्या होता है, देखो इसे अन्न की माप में प्रयुक्त किया जाता था पिड़ाई को। आगे कोठार। तो कोठार क्या होता था, देखो ये लकड़ी से बनी होती थी, इसे अन्न संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किया जाता, अन्न को रखने के लिए, ठीक है, अनाज को रखने के लिए, और अनाज लंबे समय तक इसमें खराब नहीं होता था, किसमें, कोठार में। कोठार ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखेंगे खलूटी। तो खलूटी क्या है, ये प्राय छोटी आकार की होती थी, इसमें दालें, हल्दी, अन्य 4-5 जो किलोग्राम यानी कि वजन की वस्तुएं इसमें भर सकते थे, किसमें, खलूटी में। चलो आगे देखेंगे। आगे है गटाल। देखो गटाल क्या है, आकार छोटे होने के कारण इसमें 2 मन अनाज रखा जा सकता था, ये भी भंडारण करने के लिए होता था, यानी कि अनाज रखने के लिए। आगे है भौरा और ढोंबड़ी। यह चौलाई के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, और कहा जाता है कि चौलाई कई वर्षों तक जो है खराब नहीं होता था, और लोग प्रति वर्ष अतिरिक्त चौलाई को जो है डोबड़ी में डालते थे, किसमें, डोबड़ी। प्रश्न आ जाएगा डोबड़ी का ज़्यादातर यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, डोबड़ी का उपयोग, भराव का उपयोग किस चीज़ के लिए, चौलाई के लिए उपयोग होता था, चौलाई, है ना, चौलाई के लिए। तो चौलाई अतिरिक्त लोग उगाते थे, इसलिए कि उसको जो ढोबड़ी है ना, ढोबड़ी में उसको रख देंगे, ठीक है। तो ढोबड़ी का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, चौलाई के भंडारण के लिए। आगे खाल। ये बकरे की खाल से बना होता था, खाल, ये बकरे की खाल से बना होता था, जो कि बोरी के स्थान पर अनाज रखने के लिए प्रयुक्त होता था। आगे देखेंगे भकार, यानी कि बोरी जो आजकल यूज होती है उसकी जगह पे होता था खाल। भकार, देखो भकार तो आपने देखा भी होगा, प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्रों में यह खाद्यान्न संग्रह में प्रयुक्त किया जाता था, इस तरीके का होता था। इसमें एक लकड़ी का ऐसा होता था, इसको खोलते थे, ये भकार जैसा होता है, इसमें 2 डंडे भी होते थे, कई जगह 3 भी होते थे, इसे कहते हैं भकार, ठीक है। आगे देखेंगे, और जरा गुप्त जगह में होता था ये, जहाँ कोई नहीं जा सकता। आगे देखेंगे खलूटा। ये बकरे की खाल से बना होता था, इसका उपयोग खेतों में गेहूं, धान, मडुआ आदि अनाजों को बोने के लिए ले जाते समय अनाज
को घराट में पिसाने के लिए किया जाता था। अब देखो खलूटा का उपयोग क्यों होता था। खलूटा बकरी की खाल से बनता था, पहली बात। दूसरा, इसका उपयोग खेतों में गेहूं, धान, मंडुआ आदि अनाजों को बोने के लिए ले जाते समय व अनाज को घराट में पिसाने के लिए ले जाते समय जिसका उपयोग होता है उसे खलूटा कहा गया। खलूटा, ठीक है, खलूटा उसे कहा गया। आगे देखेंगे मटियावा, छन्नी से कहा गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, मटियावा, मटियावा छवी। इसमें क्या होता है, देखो छन्नी। गढ़वाल में गेहूं, जौ, मंडुआ दालें कुटाई के बाद उसको जो है छानने के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए, मटियावा। तो प्रश्न ये भी आएगा ना कि इन सबको छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, मटियावा, जिसे छन्नी भी कहा गया, ठीक है। आगे देखेंगे पंचायत अनाज भंडार की परंपरा। इसमें क्या है, देखो पंचायत अनाज भंडार की परंपरा। लगभग 9 दशक पहले उत्तराखंड में कई गांवों में, विशेषकर गढ़वाल में, एक पंचायती अनाज भंडार का प्रयोग किया जाता था, जहां ये समुदाय के लिए अनाज एकत्रित रखा जाता था। यानी कि एक समुदाय के लिए, उस समुदाय के लिए अनाज एकत्र करके रखा जाता था, ठीक है। और सब गाँव वाले उसे एकत्र करते थे, तो उसे क्या है, पंचायत अनाज भंडारण की परंपरा कहा गया है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से देखा होगा और आपको रिपीट करना है। अभी आपने ये वीडियो देख लिया, आपको थोड़ी देर में फिर से देखनी है, ठीक है। अभी आप फिर से भी देख सकते हैं, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसका क्या करना है, रिकॉल करना है बार बार, ठीक है। और हाँ, कल हम देखेंगे पृथक राज्य की मांग एवं आंदोलन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपकी कोई राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।